खाली जमीन है, जो उसी के आसपास में जो बंजर जमीन है, उसका अधिग्रहण करके और सरकार उस पर रिम्स 2 बनाए। लेकिन ऐसी जो जमीन है उसको उसका अधिग्रहण करके उस पर रिम्स 2 बनाने का अगर मजबूरी हो आपकी तो आप बनाएं। फिर से इनका पोस्टमार्टम भी हो और पोस्टमार्टम करा के जो वास्तविक स्थिति है, जो रियल रिपोर्ट है, वो जनता के सामने लाए। जी, जैसा कि आपने नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। मैं विभिन्न मुद्दों के साथ आ गई हूँ बीजेपी कार्यालय। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक जी। सीधा उनसे हम बात करेंगे। जैसे कि आपको बता दें कि रिम्स 2 का मामला विवाद में काफ़ी चल रहा है और साथ ही सूर्या एनकाउंटर का भी मामला जोरों से चल रहा है। और आपको बता दें इन दिनों झारखंड के पूर्व राज्यपाल अब राष्ट्रपति उप उम्मीदवार के रूप में चुने गए हैं। इन तमाम मुद्दों पे हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे इनका ये सब मुद्दों पे इनका क्या कहना है। सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको जैसा कि आपको बता दें कि रिम्स 2 का मामला अभी काफी विवाद में चल रहा है और 24 तारीख को चंपे सोरेन के द्वारा वहां पे बेल चलाया जाएगा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रिम्स 2 का मामला जिस दिन से उजागर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन से कहा है कि आप खेती लायक जो जमीन है, खेती वाली जो जमीन है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं करें, सरकार उसका अधिग्रहण नहीं करे और जो खाली जमीन है, जो उसी के आसपास में जो बंजर जमीन है, उसका अधिग्रहण करके और सरकार उस पर रिम्स 2 बनाए। लेकिन ये सरकार अड़ी हुई है और खेती लायक जो जमीन है उस पर ही ये रिम्स बनाने की बात करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि सत्ताधारी गठबंधन में भी इसका विरोध हुआ है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया है और जो वही कांग्रेस पार्टी के वो मंत्री हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है सो उनको समर्थन प्राप्त है। इसलिए सरकार को ये निर्णय बदलना ही पड़ेगा और ज़्यादा ये करेंगे तो अब वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं, उन्होंने कहा है कि हम उस पर हल चलाएंगे और उन्होंने हमारे जो पार्टी के नेता हैं, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को भी आमंत्रित किया है, आपने देखा होगा मीडिया में, और वो स्वयं घोषणा कर चुके हैं कि हम जाएंगे। इसलिए सरकार को अपना निर्णय बदलना चाहिए और जनता से बात करके, लोगों से बातचीत करके आसपास में जो जमीन है उसका अधिग्रहण करके उस पर रिम्स 2 बनाने का अगर मजबूरी हो आपकी तो आप बनाएं। जी, रिम्स 2 बनना चाहिए या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिम्स 2 एक यहाँ पे डेवलप के लिए भी किया जा रहा है काम है और उसके बाद आप लोग के द्वारा वहाँ पे हल चलाने की बात की जा रही है। अगर नहीं बनना चाहिए तो रिम्स 2 कहाँ बनना चाहिए, कौन सी जमीन पे? यहाँ पे कहीं ना कहीं मामला जमीन का है। देखिए, अगर उनको बहुत ही सरकार को बहुत जरूरत लगता है तो पहले ये जो पुरानी व्यवस्था चल रही है, आपने देखा होगा रिम्स की स्थिति किस प्रकार से इन्होंने बना के रख दिया है। वहाँ दवाओं का जो स्थिति है, वहाँ या बेड की जो स्थिति है, वो बहुत ही आप कह नहीं सकते हैं, एकदम नारकीय बना दिया गया है। तो सरकार को चाहिए था कि पहले हम वहाँ की व्यवस्था ठीक करें, फिर जो जिलों में अस्पताल हैं, ब्लॉक में जो अस्पताल हैं, अनुमंडल में जो अस्पताल हैं, उसकी व्यवस्था ठीक हो ताकि मरीज को रिम्स आने की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन ये सरकार उसमें विश्वास नहीं करती है। ये सरकार चाहती है कि रिम्स 2 के नाम पर पैसे का आवंटन हो, उसका लूट हो और लूट करके जो मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों के पॉकेट भरे जाएं। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिम्स 2 की जरूरत नहीं है? निश्चित तौर पर रिम्स 2 से बनाने से अच्छा है कि ये जो पुरानी व्यवस्था चल रही है यहाँ, उस व्यवस्था को ये दुरुस्त करें। पिछले 6 साल से आप देखे होंगे इस सरकार ने कोई नया काम ऐसा नहीं किया है जिससे रिम्स की व्यवस्था ठीक हो सके। जी, आपसे मेरी एक और सवाल रहेगी कि यहाँ अभी बीते दिनों सूर्या एनकाउंटर की बात की गई है, सूर्या एनकाउंटर का मामला सामने आया, उस पर आप क्या कहेंगे? उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, सूर्या हांसदा जी एक आप कह सकते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के दायित्व को संभाल रहे थे। वो कई दलों से चुनाव भी लड़े थे और उसके पहले उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, उसमें वो सामाजिक व्यवस्था जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होती है जनजाति समाज में, उससे भी उनका परिवार जुड़ा हुआ था। इसलिए वो कई मुद्दों पर, जल जंगल ज़मीन के मुद्दों पर, वहाँ की पारंपरिक जो समस्याएं होती हैं जनजाति समाज की, उनके मुद्दों पर वो आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और बार बार प्रशासन के द्वारा उन पर केस भी लादे गए।
14-14 केस में वो बरी भी हुए थे। निःशुल्क वो बच्चों को पढ़ाते थे, 350 बच्चों को पढ़ाते थे। तो इस प्रकार की सोच रखने वाला व्यक्ति और उसको बिना कोई वारंट, कोर्ट का वारंट जारी किए हुए और फर्जी एफआईआर से उनको गिरफ्तार कर लेना और इस प्रकार से उनकी एक प्रकार से इनकाउंटर दिखा करके वो एक साजिश के तहत उनकी हत्या हो गई, कर दी गई है। और कल जो जांच कमेटी गई थी माननीय अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में जो 7 सदस्यीय, उन्होंने स्पष्ट धरातल पर यही पाया है, उनके परिवार के लोग भी यही बोल रहे हैं कि इनको साजिश के तहत इनको मारा गया है। इसलिए पार्टी पहले भी मांग की है और कल की प्रेस वार्ता में भी माननीय मुंडा जी ने मांग किया कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और वो निष्पक्ष जांच कोई सरकारी एजेंसी से नहीं बल्कि यहाँ के जो रिटायर्ड जज हैं उनके माध्यम से इसकी जांच कराई जाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उन्होंने पोस्टमार्टम जो हुए हैं उस पर भी सवाल खड़ा किए हैं कि पोस्टमार्टम में भी जो चीज़ें आई हैं और जो पुलिस कह रही है, दोनों में विरोधाभास है। इसलिए फिर से इनका पोस्टमार्टम भी हो और पोस्टमार्टम करा के जो वास्तविक स्थिति है, जो रियल रिपोर्ट है, वो जनता के सामने लाए। जी, जैसा कि आपने अभी बोला कि ये सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और साथ ही पुलिस उनको साजिश के तहत पे मारे, पर ये तो सवाल प्रशासन पे उठता है क्योंकि प्रशासन की तो ये कह रहा है कि वो एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल के अकॉर्डिंग उनको मारा गया है। देखिए यही तो बात है ना, प्रशासन कह रहा है क्रिमिनल है, तो फिर 14-14 मुकदमों में वो बरी भी हुए थे, तो क्रिमिनल रहता तो वो बरी कैसे हो जाते। दूसरी बात है कि वो वहीं पे रह करके वह व्यक्ति 350 बच्चों को पढ़ाता था, फिर एक नहीं 3 दलों से वो चुनाव लड़ चुके हैं। तो एक क्रिमिनल, एक अपराधी इतना सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार से एक प्रकार सामाजिक दायित्व को भी निभा रहा है, राजनीतिक दायित्व को भी निभा रहा है और उसकी एक प्रकार से हत्या हो जाए, तो ये तो कहीं ना कहीं शक की सुई तो जाएगी ही, घूमेगी ही प्रशासन के ऊपर। इसी की तो जांच की मांग कर रहे हैं कि आप निष्पक्ष जांच होने दीजिए और जांच करा के बात सामने आ जाएगी। जी, आपसे हमारी आखिरी सवाल रहेगी, झारखंड के पूर्व राज्यपाल को उप राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुना गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सुखद संयोग है कि अभी जो एनडीए की ओर से ये महाराष्ट्र के पूर्व वर्तमान राज्यपाल जो पूर्व में झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं, उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है और बहुत ही मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनका एक संवैधानिक पद पर काम करने का भी अनुभव है और सांगठनिक रूप से भी काम करने का उनको अनुभव है, संसदीय परंपरा का भी उनको अनुभव है। इसलिए आने वाले समय में जो दायित्व उनको मिलने जा रहा है उपराष्ट्रपति का, जिसमें कि राज्यसभा का सफल संचालन उनके माध्यम से होगा, मैं समझता हूं कि देश को एक नई दिशा मिलेगी, एक नया अनुभव प्राप्त होगा और उससे देश को लाभ होगा।